बाड़मेर में अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान अफसर को थप्पड़ जड़ने वाले पूर्व कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी पर बवाल। समर्थकों ने जमकर मचाया उत्पात। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की महिला विंग ने मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। बीजेपी दफ्तर के बाहर जमकर किया प्रदर्शन। सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण बहाल करने की मांग को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा। स्पीकर के सामने पहुंचकर नारेबाजी। अनंतनाग उपचुनाव के लिए उमर अब्दुल्ला ने झोंकी ताकत। रोड शो कर महबूबा पर बोला हमला। सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का लगाया आरोप। महाराष्ट्र में शिवसेना नेताओं की गुंडई। यवतमाल में मामूली कहासुनी पर बैंक कर्मचारी को जड़ा थप्पड़। मुंबई में तस्वीर लेने पर मोबाइल पर मारा हाथ। अहमदाबाद के पास एक गांव में मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की सभा में हंगामा। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की रिहाई की मांग को लेकर महिलाओं ने की नारेबाजी। गुजरात के सानंद में टाटा नैनो के पुर्जे बनाने वाले प्लांट में आग। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। जूनागढ़ में जंगल से निकलकर भागे 3 तेंदुए तालाब में फंसे। 3 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद वन विभाग ने बाहर निकाला। सूरत में सड़क पर चमत्कार। 8 साल के मासूम को तेज रफ्तार कार ने उड़ाया। बाल बाल बची जान। अहमदाबाद में सड़क के सामने बोर्ड पर एलिफेंट का सही स्पेलिंग नहीं लिख पाए MBA पास मंत्री शंकर चौधरी। क्लास में मौजूद टीचर भी उन्हें टोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अमरोहा में समाजवादी पार्टी के विधायक के खिलाफ लोगों में गुस्सा। पुतला फूका। जमकर की नारेबाजी। हाथरस में टीकाकरण के बाद 2 बच्चों की मौत से गुस्साए परिजनों का हंगामा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। हमीरपुर में सैकड़ों साल पुराने कुएं में अलग अलग प्रजाति के सांप दिखने से हड़कंप। लोगों ने भगवान का चमत्कार बताकर शुरू की पूजा। फतेहपुर के समसाबाद गांव में मिनी सचिवालय में झूला झूल रही 2 बच्चियों के ऊपर गिरा मेन गेट। हादसे में एक की मौत, एक बुरी तरह घायल। मिर्जापुर में अवैध गुटखा और जर्दा फैक्ट्री में का भंडाफोड़। लाखों का माल जब्त। एक शख्स गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में बदमाशों के आगे पुलिस पस्त। ATM लूटने आए लुटेरों ने दरोगा और चौकीदार पर लोहे की रॉड से किया हमला। दोनों अस्पताल में भर्ती। मथुरा में कस्टम विभाग में तैनात इंस्पेक्टर ने पहली पत्नी को धोखे में रखकर दहेज का लालच में रचाई दूसरी शादी। पुलिस ने दर्ज किया मामला। झांसी में 6 महीने पहले हुए सराफा कारोबारी की हत्या में 4 आरोपी गिरफ्तार। लूट की गाड़ी और गहने भी बरामद। बुलंदशहर में बस और इको गाड़ी में भिड़ंत। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत। यूपी कांग्रेस का प्रभारी बनने के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे गुलाम नबी आजाद का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री नदारद। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ केंद्रीय जेल में एक कैदी की मौत से हड़कंप। बैरक में पंखे से लटकता मिला शव। हाथरस में फर्जी नलकूप घोटाला जांच में 40 कनेक्शन फर्जी पाए गए। किसानों का आरोप 2-2 लाख खर्च करने के बाद भी नहीं मिला कनेक्शन। मेरठ के जाकिर कॉलोनी से अगवा हुआ 10 साल का बच्चा बरामद। एक आरोपी गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में एक स्कूल कैंपस में आग लगने से हड़कंप। स्कूल बंद होने के कारण टल गया बड़ा हादसा। हाथरस में एक शख्स की लाठी डंडों से पीट कर हत्या। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मुरादाबाद में जेल में पेशी पर आए एक कैदी ने चाकू से गला रेतकर खुदकुशी की कोशिश की। घायल कैदी जिला अस्पताल में भर्ती। मैनपुरी में डांसर पर पैसे लुटाते SHO का सामने आया वीडियो। दरोगा राधा रमन यादव इस समय भोगांव कोतवाली में तैनात। लखनऊ के मीट कारोबारी का हरदोई में हाईवे पर मिला शव। कल सुबह से घर से लापता थे कारोबारी। मुरादाबाद में मांझे में उलझकर बाइक सवार की कटी गर्दन। ज्यादा खून बहने से बेहोश होकर सड़क पर गिरा। अस्पताल में कराया गया भर्ती। चित्रकूट में सब्जी मंडी में देर रात लगी आग से हड़कंप। दुकानदारों को करीब 20 लाख का नुकसान। बिहार टॉपर्स घोटाले में गिरफ्तार बच्चा राय का सनसनीखेज खुलासा। तेज प्रताप के नहीं लड़ने पर लालू ने महुआ से उन्हें उम्मीदवार बनाने का किया था वादा। टॉपर्स घोटाले में आरोपी बिहार बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद की पत्नी उषा सिन्हा को JDU ने पार्टी से निकाला। उषा के खिलाफ जारी हुआ इस वारंट। टॉपर घोटाले में बीजेपी सांसद RK सिंह का आरोप। कहा बिहार बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष को CM ने भगाया विदेश। दरभंगा में कारोबारी हीरा पासवान हत्याकांड में पुलिस पर FIR से विधायक ललित यादव का नाम हटाने का आरोप। परिवार की CBI जांच की मांग। विधायक का आरोपों से इनकार। दानापुर में एक ट्रक से 250 किलो गांजा जब्त। पुलिस ने बाप बेटे समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। झुंझुनू में
में शटर तोड़कर मोबाइल शॉप से घुसे चोर, 6 लाख का माल लेकर फरार। पूरी वारदात सीसीटीवी में। अलवर में जमीन का पट्टा देने के बदले 6000 घूस मांगते सरकारी बाबू गिरफ्तार, एसीबी की टीम ने पकड़ा। सवाई माधोपुर में पुलिस में प्रमोशन के लिए परीक्षा, 15 कांस्टेबल ने हेड कांस्टेबल पद के लिए दावेदारी मजबूत की। अलवर में एक घर में घुसकर महिला को घायल कर लूटपाट के मामले में 4 बदमाश गिरफ्तार, लूट का सामान भी बरामद। अलवर में तलाशी के दौरान एक ट्रक से 4000 लीटर केरोसिन तेल जब्त, टैंकर चालक के साथ डीलर भी गिरफ्तार। जयपुर में 3 साल की मासूम से दरिंदगी करने वाला दरिंदा गिरफ्तार, आरोपी शहर में किराए पर चलाता था टैक्सी, पुलिस ने के सामने कबूला जुर्म। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का अफसर 1 लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार, एसीबी की टीम ने किया गिरफ्तार। बाड़मेर में एक मरीज को निजी अस्पताल में दाखिल नहीं करने पर डॉक्टर की सरकारी अस्पताल में इलाज से इनकार, बदसलूकी का भी आरोप। कोटा में गवर्नमेंट कॉलेज के छात्रों का प्रिंसिपल दफ्तर में उत्पात, जमकर किया हंगामा। बीकानेर में घर के आगे कचरा डालने को लेकर हुए विवाद में पड़ोसी ने महिला और उसकी बेटी की जमकर की पिटाई, दोनों अस्पताल में भर्ती। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दिल्ली सरकार के मद्देनजर, क्योंकि न सिर्फ शीला दीक्षित की बल्कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जिस टैंकर घोटाले में जांच की अनुमति दी गई है, उस घोटाले में दरअसल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जांच के लिए भी मंजूरी दी गई है। फिलहाल जिस तरह की शुरुआती जानकारी इस पूरे मामले में आ रही है, आपको बता दें वाटर टैंकर घोटाला, जिस घोटाले में होनी है जांच, और एलजी की तरफ से जो जांच को मंजूरी दी गई है उसमें न सिर्फ शीला दीक्षित बल्कि शीला दीक्षित के साथ साथ उपराज्यपाल ने जिस जांच को मंजूरी दी है, जो मामला अब एसीबी जिसकी जांच करेगी, उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी वाटर टैंकर घोटाले में जांच होगी। बड़ी खबर है ये, दिल्ली में एलजी ने जिस वाटर टैंकर घोटाले में जांच की अनुमति दी है, उसमें न सिर्फ शीला दीक्षित को, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री, बल्कि दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी अब जांच होगी और एसीबी की तरफ से ये जांच की जाएगी। और इस जांच के लिए अनुमति एलजी तेजिंदर खन्ना ने दे दी है। अमित चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। ये वाटर टैंकर घोटाला और उसका पूरा आरोप शीला दीक्षित पर, तो फिर अरविंद केजरीवाल की क्या भूमिका थी जिसकी जांच हुई? देखिए, फिलहाल बताया जा रहा है कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उसने जुलाई 2015 में जो रिपोर्ट है वो अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री को भेज दी थी और दिल्ली सरकार को भेज दिया था। उसके बाद भी उन्होंने इस पे कोई इंक्वायरी नहीं की। और एक सेकंड, अपनी ही सरकार की तरफ से जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई उसने एक रिपोर्ट तैयार की, वो रिपोर्ट उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सौंप दी, लेकिन उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, यह आरोप है। जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट था, वो कॉन्ट्रैक्ट आज तक क्यों चल रहा है? पिछले 1 साल से लगातार वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों चल रहा है? को रद्द क्यों नहीं किया? और क्या इस मसले पर जो अरविंद केजरीवाल है उनका कोई फायदा था, या जानबूझकर वो इस पूरे मसले पर बैठ गए और टालते रहे लगातार? उसके बाद जब विजेंद्र गुप्ता ने जब विधानसभा में जब इस मसले को उठाया, तो उसके बाद जाकर के उन्होंने इस पर कार्रवाई की। तो कहीं ना कहीं अब ये जो फाइल है ये एसीबी के पास भी पहुंच गई है और जांच के दायरे में अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अब एक बार पूरे वाटर टैंकर घोटाले को अपने दर्शकों को समझा देते हैं कि कैसे क्या इसमें संगीन आरोप थे और कैसे शीला दीक्षित पर ये पूरा आरोप है, सिलसिलेवार ढंग से जल्दी से। देखिए, 3 कंपनियों को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और बताया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो गलत तरीके से नहीं दिया गया था और सीधे इन कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया गया था। अब ऐसे में आरोप मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर लगे कि उन्होंने जानबूझकर इन कंपनियों को फायदा पहुंचाया है और इसकी जांच होनी चाहिए। आज अचानक एलजी ने मंजूरी दी?
आज ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल विजेंद्र गुप्ता ने इस मसले पर चिट्ठी लिखी थी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये शिकायत की थी कि आखिर उनका क्या इंटरेस्ट था, वो आखिर क्यों उन्होंने वो जो तीनों कंपनियां हैं उनको रद्द नहीं किया, उनका कॉन्ट्रैक्ट आज तक क्यों चल रहा है। और इस पर उनकी नाराजगी थी और उनका संदेह है कि कहीं ना कहीं इसका फायदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी हो रहा था और जानबूझकर उन्होंने शीला के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की और साथ ही में उस पूरे की पूरे फाइल पर बैठ गए। चूंकि ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह के आरोप इस वक्त लगाए जा रहे हैं। जेपी अग्रवाल जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जुड़ गए हैं। अग्रवाल साहब, शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। वाटर टैंकर घोटाले में एलजी ने जिस जांच की मंजूरी दी है उसमें जांच शीला दीक्षित के खिलाफ भी होगी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी, यानी शीला दीक्षित जी के खिलाफ अब जांच होगी। कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका? अंजना जी, हमें बिल्कुल डर नहीं है। हमने 15 साल दिल्ली के लोगों की बहुत सेवा की है और जो भी फैसले लिए हैं हमने इस अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर लिए हैं। शीला जी का 15 साल में बेहतरीन रुतबा रहा और उन्होंने जो भी काम किया लोगों के दुख और तकलीफ को देखकर किया। हमें कोई डर नहीं है, हम बिल्कुल निडर हैं। ये कितनी जांच करा ले, जो चाहे जांच करा ले। ना तो हम बीजेपी की सरकार से डरते, ना हम आप पार्टी की सरकार से डरते। ये जो कीचड़ उछालने का तरीका है ना, ये इनको बंद करना चाहिए। भाई, आपको लोगों ने 67 MLA दिए, आप उनको संभाल के नहीं रख पा रहे। आपको नई पॉलिसी दिल्ली के लिए लाई नहीं। जो हमने काम छोड़ा था वो वही है और जो पाइपलाइन में काम थे उनका आप उद्घाटन कर रहे हैं। आप बताओ ना, आपने क्या चीज नहीं कर दी? एजुकेशन पॉलिसी। लेकिन एक सेकंड सर, ये जो आप आरोप लगा रहे हैं कि ना आप बीजेपी से डरते हैं, ना आप कांग्रेस से डरते, माफ कीजिएगा, आपसे डरते हैं, तो क्या आप इस फैसले को पॉलिटिकली मोटिवेटेड देख रहे हैं? यानी आप भी यही कह रहे हैं जो अरविंद कहते हैं कि एलजी सिर्फ केंद्र सरकार के इशारे पर काम करेगी? क्या ये आपका आरोप है? क्योंकि हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी भी इस मुद्दे पर जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले एक जल्दी सा जवाब। क्या आप भी ये कह रहे हैं कि एलजी राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर ये फैसला ले रहे हैं? देखिए, बहुत साफ तौर पर मैं पहले भी ये कहता रहा कि आदरणीय माननीय उपराज्यपाल साहब सिर्फ एक उनके उसके आदमी की तरह काम कर रहे हैं। जो बीजेपी चाहती है उस तरह से काम कर रहे हैं और ये जो कीचड़ उछालने का सिलसिला है ये बंद होना चाहिए। ये जो तरीका इन्होंने अपना रखा है, उपराज्यपाल साहब को निष्पक्ष होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। क्या आप सीधे आरोप लगा रहे हैं कि एलजी तेजिंदर खन्ना केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं? मैं 100% ही कहता हूं कि माननीय उपराज्यपाल साहब बीजेपी की कहने से काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार के कहने से काम कर रहे हैं। वो बिल्कुल अपना दिमाग नहीं लगा रहे। एक निष्पक्ष होना चाहिए, उनको संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनके ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी के ऊपर या किसी के साथ पार्टी ना बने। अभी तो खैर जांच के ही आदेश दिए हैं और जांच के आदेश देने में ही आप इतना आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ सुधांशु मित्तल जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। सुधांशु मित्तल जी, जेपी अग्रवाल जी का भी वही कहना है जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, कीचड़ उछालने के लिए आप लोगों की तरफ से, बीजेपी की तरफ से प्रेरित ये फैसला है एलजी का वाटर टैंकर घोटाले में जांच का। मैं तो हैरान हूँ कि दोनों जने बात क्या कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो है रेजोल्यूशन पास करवाती है असेंबली का कि ये घोटाले की जांच जो है सीबीआई द्वारा होनी चाहिए। हाँ, और वो रेजोल्यूशन को एलजी के पास भेज देते हैं कि इसकी जांच करवाइए। एलजी जो है उसको भेज देते हैं एसीबी में जांच कर लो। लेकिन नजीब जंग जी पर तो ये आरोप पहले भी लगता रहा है ना सुधांशु मित्तल जी? सुनिए नहीं, लेकिन ये आरोप तो नजीब जंग पर लंबे वक्त से अब लग रहा है कि अब देखिए, आप टाइमिंग भी देखिए, एक तरह से अभी जंग छिड़ी हुई है अरविंद केजरीवाल और केंद्र सरकार के बीच में और ऐसे वक्त पर यह फैसला आया है। मेरी फैसला तो अरविंद केजरीवाल जी ने करके भेजा है ना, इसमें एलजी ने क्या करा है? अरविंद केजरीवाल जी ने रेजोल्यूशन पास करवाया असेंबली का, ये कहा कि साहब ये घोटाला, इसकी जांच होनी चाहिए। जब वो कहते हैं जांच होनी चाहिए और उस जांच को जांच करवाने की एजेंसी के पास अगर एलजी भेज देते हैं तो राजनीति इसमें क्या है? चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि जांच के आदेश है, इसमें अगर सच है तो फिर आज के इस बात की। लेकिन हमारे साथ कपिल मिश्रा जी, एक सेकंड सर, कपिल मिश्रा जी भी आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़ गए। कपिल मिश्रा जी, एलजी ने जिस आदेश को, जिस जांच को मंजूरी दी है उसमें न सिर्फ शीला दीक्षित बल्कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी जांच होगी। पहली प्रतिक्रिया आपकी। मेरे को लगता है कि आज तक के पास कोई जानकारी ही नहीं है और कौन सी दुनिया में आप रहते हैं ये नहीं पता, क्योंकि रिपोर्ट मैंने बनाई थी, एलजी साहब का लेटर मेरे पास आया है, मेरी रिपोर्ट को एसीबी को भेजा गया है। क्या उस चिट्ठी में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि अरविंद केजरीवाल किसी भी तरह से दूर दूर तक केवल शीला दीक्षित के नाम का जिक्र किया है एलजी साहब ने? रिपोर्ट मेरी थी, एलजी साहब की लेटर की कॉपी मेरे पास आई है। तो मुझे लगता है आज तक झूठ बोलना बंद करे। आज तक में जब झूठ चलता है तो अच्छा नहीं लगता।
दिक्कत ये है ना कपिल मिश्रा जी कि आप भी सीधे आरोप लगाने पर उतर आते हैं। अगर खबर में कोई भी गड़बड़ी कहीं पर होगी तो हम अपने दर्शकों को स्पष्ट कर देंगे। आज तक को एक चैलेंज सेकंड करता हूँ, केजरीवाल का नाम एलजी के लेटर में है या फिर आप पत्रकारिता बंद कर दीजिए। एक सेकंड, आराम से आराम से। नहीं, आप झूठ कैसे बोल आराम रहे से। हैं? आज तक माने झूठ, आराम से। झूठ चला रहे हैं आप अपने चैनल पर। मेरे को आराम लगता है से। कि आज तक को शर्म आनी चाहिए झूठ की पत्रकारिता करते हुए। चलिए ठीक है, आप बोल लीजिए, जी भर के बोल लीजिए। नहीं, आपने झूठ बोला है। नहीं, सर, आपको बोलिए, ये बोलिए। समझना होगा हाँ, कि हाँ। एलजी साहब का लेटर आपने देखा ही नहीं है। एलजी का लेटर मेरे पास है, आपने झूठी न्यूज कैसे चला दी? वो जांच मैंने कराई है। शीला दीक्षित के नाम की रिपोर्ट है, 125 पन्नों की रिपोर्ट, 400 करोड़ का घोटाला है शीला दीक्षित के कार्यकाल का। इसमें केजरीवाल का नाम कहाँ से लेके आ गए आप? अमित चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं और चाहेंगे हम कि चूंकि उन्होंने ये खबर हमें दी है और हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं तो हम उन्हें करते हैं, लेकिन फिर भी आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि कई बार कुछ फैक्ट्स को लेकर इधर उधर हो जाता है और आप तो न जाने कितनी बार करते हैं, आपकी पार्टी करती है, सीधे किसी को झूठा झूठ छोड़ दो, पत्रकारिता छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा धीरज के साथ परिपक्वता दिखाइए साहब, थोड़ी सी परिपक्वता दिखाइए। न जाने आप कितनी बार भूल कर चुके हैं, लेकिन आप एक सेकंड सर हर किसी को कैसे फोन कर लेते हैं, लेकिन रुक जाइए, हम भी अगर गलत होंगे तो हम अपनी गलती मान लेंगे। आप थोड़ा सा धीरज रखिए। अमित चौधरी हमारे सहयोगी साहब, अमित चौधरी हमारे सहयोगी जिन्होंने ये खबर हमें दी है, आज तक के संवाददाता, उनसे हम बात कर रहे हैं। फिर धीरज नहीं रख रहे आप, फिर धीरज नहीं रख रहे सर रुकिए ना सर। अगर गलत होगी हमारे कई सहयोगियों ने इस खबर की पुष्टि की, जिसके बाद हमने इसे दिखाया। अमित चौधरी आपकी खबर पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं, जवाब दीजिए। देखिए, फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि खबर बिल्कुल पुख्ता है, बिल्कुल सही है। और जिस तरीके से कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल पर भी ये सवाल उठते हैं कि वो बार बार कहते रहे, आपने कई बार कहा कि एसीबी हमारे पास नहीं है, अगर एसीबी हमें दे दिया जाए तो एक हफ्ते के अंदर अंदर शीला दीक्षित जो है वो जेल के भीतर होंगे। लेकिन आखिर वो जो कॉन्ट्रैक्ट था, उस कॉन्ट्रैक्ट को क्यों नहीं रद्द किया गया? उन कंपनियों के खिलाफ क्यों नहीं जांच की गई, या उन कंपनियों के जो टेंडर या जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको क्यों नहीं रद्द कर दिया गया? ये बड़ा सवाल है। और यही सवाल आपके जो विपक्ष के नेता जो है उनका है। विजेंद्र गुप्ता ने कल इस मसले पर उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी और बाकायदा उन्होंने शिकायत की कि कहीं ना कहीं सवाल जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मंशा पर भी उठते हैं कि आखिर वो क्यों इस मसले पर बैठ गए, और क्या इतना आसान था इसको टाल देना कि एसीबी को लेकर के कि एसीबी हमारे पास नहीं है इसलिए हम इंक्वायरी नहीं करवा पा रहे, हम एफआईआर दर्ज नहीं करवा पा रहे। इतना आसान होता है क्या? ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं इस खबर पर। रिपोर्ट के कुछ पन्ने हैं, लेकिन एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं। स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से न्यूज रूम से आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी जिसने एक वक्त पर आंतरिक लोकतंत्र की खूब बात की थी, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक कई लोग बिछड़ते चले गए बारी बारी। अगर आपको याद हो, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, शाजिया इल्मी। लेकिन इसी आंतरिक लोकतंत्र पर एक बार फिर से कैमरा सामने है, क्योंकि अलका लांबा ने बीते दिन कह दिया कि गोपाल राय ने तो इसलिए पद छोड़ा है कि निष्पक्ष जांच हो। गोपाल राय कुछ और कहते रहे कि सेहत की वजह से छोड़ा है। आज जब अलका लांबा ने अपनी बात पर दिखाई कि वो उसी बात पर अड़ी हुई हैं, प्रवक्ता पद से उन्हें हटाने की बात सामने आई। आंतरिक लोकतंत्र एट आप है कहां? देखिए, ये सरकार ने एक उदाहरण पेश किया है। गोपाल राय जी ने अगर अपनी परिवहन की जिम्मेदारी छोड़ी है और उन्हें सरकार ने सत्येंद्र जैन जी को अगर आज सौंपा है, तो ये दिखाता है कि ये जांच जो है वो पूरी तरह से निष्पक्ष हो। जो आरोप लग रहे हैं वो उनके कार्यकाल के हैं, आज उनके पास मंत्रालय नहीं है, निष्पक्ष जांच होगी, ये भी दूध की तरह साफ दिख रहा है। आम आदमी पार्टी के गजब आंतरिक लोकतंत्र को अलका लांबा का ये सच हजम नहीं हुआ। गोपाल राय की परिवहन विभाग की छुट्टी पर अरविंद केजरीवाल ने बिगड़ती सेहत का मुलम्मा चढ़ाया था, लेकिन विधायक अलका लांबा के एक सच से वो मुलम्मा उतर गया। सच बेपर्दा हो गया, सच बोलने की सजा मिली। पार्टी ने अलका लांबा को प्रवक्ता के पद से हटा दिया। पार्टी की तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं आपको पार्टी प्रवक्ता पद से हटाने? मेरे पास कोई जानकारी नहीं अभी तक, जब तक मैं आपसे बात करी हूँ मेरे पास कोई सूचना, कोई जानकारी नहीं है। और फिर भी पार्टी का जो भी फैसला होगा सर आंखों पर मंजूर होगा। आम आदमी पार्टी ने ये फैसला लिया और उधर अलका सच बोलने के लिए पश्चाताप के मूड में आ गई। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, मैं पार्टी के हर फैसले का सम्मान करती हूँ। मुझसे अनजाने में भी अगर कोई गलती हुई होगी तो मैं उसका पश्चाताप जरूर करूंगी। मेरी वजह से पार्टी की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान ना पहुंचे। पार्टी ने अलका लांबा की जुबान पर ताला लगाया तो अलका को भी हैसियत समझ में आ गई कि अगर इस पार्टी में रहना है तो हदों में रहना होगा। ऐसा
ऐसा नहीं है, मुझे जहाँ तक मेरी जानकारी में बिल्कुल उन्होंने खुद अपनी मर्जी से अपने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया था। पर आपने ये कहा था जांच चल रही है इसलिए जांच पेंडिंग है इसलिए। बिल्कुल नहीं कहा, झूठ है, बिल्कुल ऐसा नहीं कहा मैंने। सियासत में सच ऐसा मजबूर हुआ कि झूठ में ही तब्दील हो गया। हम आपको सुनवाते हैं अलका लांबा का 2 दिन पहले का बयान और फिर देखिए कैसे अलका अपने बयान से मुकर रही हैं। विपक्ष ये कल को मुद्दा बना सकता था कि गोपाल राय जी परिवहन मंत्री हैं, निष्पक्ष जांच नहीं होगी। आज निष्पक्ष जांच भी होगी, ये भी हम श्योर कर रहे हैं कि ये परिवहन मंत्री जो आरोप लग रहे हैं वो उनके कार्यकाल के हैं। आज उनके पास मंत्रालय नहीं है, निष्पक्ष जांच होगी, ये भी दूध की तरह साफ दिख रहा है। गोपाल राय 5-5 मंत्रालय रखे हुए हैं ऑलरेडी, तो एक ही मंत्रालय छोड़ा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सवाल तो उठे। नहीं करना, ये मुख्यमंत्री के उसमें आता है, ये मैं उसमें कुछ नहीं कहूंगी। मैं एक पार्टी की छोटी सी कार्यकर्ता, एक विधायक हूँ, विधायक के तौर पर मेरी जिम्मेदारियां उसे निभाने जा रही हूँ। दरअसल दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय पर ऐप बेस्ड प्रीमियम बस घोटाले के आरोपों की छाया मंडरा रही है। केजरीवाल सरकार ने खराब सेहत का हवाला देकर गोपाल राय की परिवहन विभाग से छुट्टी कर दी। पिछले हफ्ते मंगलवार को ही मुख्यमंत्री जी से हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का काम काफ़ी हैवी है, तो सारे मंत्रालयों का काम करना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो रहा है इलाज के साथ साथ। इसलिए हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि अगर ट्रांसपोर्ट अभी इलाज जब तक हमारा चल रहा है किसी और को दे दिया जाए तो बेहतर है, और उसी के तहत ये फैसला मुख्यमंत्री जी ने लिया है। एसीबी के सामने जांच से पहले गोपाल राय के इस्तीफे का खेल अलका लांबा समझ नहीं पाई और सच जुबान पर आ गया। अलका के बयान से केजरीवाल सरकार मुसीबत में आई तो अलका की छुट्टी हो गई। गोपाल राय पर बयान से पहले अलका लांबा ने अपनी पार्टी के इतिहास पर गौर किया होता तो वो केजरीवाल के कोप से बच सकती थी। केजरीवाल की पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र कैसा है उसके लिए अलका लांबा की नजीर ही काफी है। इससे पहले शाजिया इल्मी, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण भी केजरीवाल के कोप का शिकार बन चुके हैं। अलका लांबा खैर मनाए कि उनकी अभी पार्टी प्रवक्ता पद से ही छुट्टी हुई है। कैमरामैन फैजान के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। आम आदमी पार्टी के लिए हर दिन एक विवाद नया खड़ा होता है। एक क्या, 1-2 दिन, कभी गिनती बहुत आगे चली जाती है। वही आम आदमी पार्टी है जिसने एक वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल खड़े किए थे। अरविंद केजरीवाल जब अपने विधायकों के बारे में बात करने के लिए सामने आए तो उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मेरे विधायक हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये कह दिया बीजेपी को मिल गया मौका, निकाल ली पूरी लिस्ट। ये देखिए 23 विधायक 12वीं तक भी नहीं पढ़े। इक्कीस विधायकों को संसदीय सचिव बनाकर सांसद में पड़े दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दलील दी थी कि उनके सभी विधायक बहुत पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर और एमबीए हैं। हमारे एमएलए मेहनती हैं, क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं, एमबीए हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। इन लोगों की तरह नहीं है जो दूसरी पार्टियों में सारे अनपढ़ बैठे हैं। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगने में जमीन आसमान एक कर दिया था, लेकिन शायद अपने नगीनों की डिग्री मांगना भूल गए थे, या फिर ये भूल गए थे कि उनकी इस बात पर बीजेपी रिसर्च कर बैठेगी। बीजेपी के सुपर विधायक विजेंद्र गुप्ता केजरीवाल के पढ़े लिखे विधायकों की कुंडली ढूंढ लाए। विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के 23 विधायकों की सूची जारी करके उनके डिग्री का खुलासा करते हुए ट्वीट कर दिया। विजेंद्र गुप्ता की तरफ से जारी सूची के मुताबिक आम आदमी पार्टी के विधायक हजारी लाल चौहान 9वीं पास हैं, तो नारायण दत्त शर्मा 12वीं पास, वेद प्रकाश सतीश भी 12वीं पास हैं, लेकिन श्री दत्त शर्मा 10वीं से आगे नहीं जा पाए। जगदीप सिंह ने 12वीं पास कर रखी है, तो अवतार सिंह 8वीं के बाद स्कूल नहीं गए। आम आदमी पार्टी के विधायक गिरीश सोनी की पढ़ाई 10वीं तक हुई है, तो गुलाब सिंह की 12वीं तक। शरद चौहान 10वीं पास हैं, तो अमानतुल्लाह खान 12वीं पास। विधायक पवन शर्मा 12वीं पास हैं, तो प्रमिला टोकस 10वीं पास। महेंद्र गोयल 10वीं तक पढ़े हैं, तो मोहम्मद इशराक ने 5वीं से आगे की तालीम नहीं ली। पार्टी विधायक नरेश बालियान 9वीं पास हैं, तो महेंद्र यादव और मनोज कुमार दोनों 10वीं तक पढ़े लिखे हैं। शिवचरण गोयल 12वीं पास हैं, राजू धिंगन 9वीं पास हैं, सही राम 11वीं से आगे नहीं गए, तो राजेश गुप्ता 12वीं पास कर गए। जरनैल सिंह 12वीं पास हुए, तो जितेंद्र सिंह तोमर फर्जी डिग्री का मुकदमा झेल रहे हैं। केजरीवाल की पार्टी के इन 23 विधायकों में से जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है वो 12वीं से आगे नहीं जा पाया, जबकि एक विधायक 5वीं पास करके ही खुश है और एक की डिग्री फर्जी पाई गई है।
मेरे विधायक इंजीनियर हैं, मेरे इंजीनियर विधायक डॉक्टर हैं, वो कुछ भी कहते रहे, पर हकीकत वो भी जानते हैं कि उनके विधायक कितने पढ़े लिखे हैं। परंतु उनको इकट्ठा रखने के लिए, क्योंकि उनको पता है ये विधायक उनके साथ रहने वाले नहीं है और बहुत दिन रहने वाले नहीं। मैं आज वापस कह रहा हूँ, ये विधायक उनके साथ बहुत दिन रहने वाले नहीं है जी। इनमें से कई हैं जो उनको छोड़कर चले जाएंगे जी, और जिस दिन 21 का चुनाव को दिल्ली भी उनको छोड़कर चली जाएगी। बीजेपी की तरफ से जारी इस लिस्ट के साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधे अधूरे और झूठे बयानों की कड़ी में एक बयान और दर्ज हो गया। कहते हैं जिनके अपने घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर खूब हाय तौबा मचाई थी, लेकिन वो अगर अपने ही विधायकों की डिग्री और मार्कशीट चेक कर लेते तो उन्हें इस तरह मुंह की खानी नहीं पड़ती। कैमरा पर्सन अजय ठाकुर के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से एक बार फिर आपका स्वागत है। कहानी पूरी फिल्मी है। 7 साल पहले जिस सैनिक की मौत की खबर उसके घर पहुंची थी, अचानक वही सैनिक अपने घर के दरवाजे पर पहुंच गया, दरवाजा खटखटाने। ये सब कुछ कैसे हुआ, देखिए। किसी का कोई अपना मर जाए और फिर पूरे 7 साल बाद आकर अचानक घर का दरवाजा खटखटाए, कैसा भी हो सकता है। आप कहेंगे कि ऐसा हो सकता है पर फिल्मों में, लेकिन हम फिल्मों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसा हकीकत में भी हुआ है। आज हम आपको सेना के एक जवान के मर जाने और फिर 7 साल बाद जिंदा लौटने की कहानी दिखाएंगे। उसके इन 7 सालों का सस्पेंस दिखाएंगे कि आखिर क्या हुआ था सेना के इस जवान के साथ और कैसे अचानक वो घर लौट आया। कैसे 7 साल के इस लंबे फासले में फौजी के बूढ़े माँ बाप, पत्नी और 2 बेटियां कलेजे पर पत्थर रखकर मौत का गम सहते रहे। इस कहानी में इमोशन है, सस्पेंस है, याददाश्त खोने और लौटने की दास्तान भी। सबसे पहले फौजी के परिवार के सदमे की कहानी आपको सुनाते हैं। पिछले 7 सालों में ठीक ऐसे ही अपने फौजी बेटे धर्मवीर की तस्वीर लेकर माँ बाप बैठे रहते थे। पिछले 7 सालों में ठीक ऐसे ही एक पत्नी आंखें मलती रहती थी, उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। 3 साल तक इंतजार करने के बाद सेना ने भी धर्मवीर को मरा हुआ घोषित कर दिया था और धर्मवीर की पत्नी को पेंशन भी मिलने लगी थी। धर्मवीर के परिजनों को डेथ सर्टिफिकेट, पीएफ, ग्रेचुइटी और लीव बैलेंस सैलरी भी दी जा चुकी थी। और एक दिन चमत्कार हो गया। मौत के 7 साल बाद धर्मवीर ने अचानक घर का दरवाजा खटखटाया। परिवार को पहले तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, फिर धर्मवीर को छूकर देखा तो एक सपना जैसा हकीकत में बदल गया था। मरा हुआ फौजी बेटा परिवार के सामने खड़ा था। अचानक मैं यहाँ सो रहा था, रात को 12 बजे कुंडी खुड़काई तो मैंने कहा भाई कौन हो तुम? तो जवाब मिला पिताजी मैं धर्मवीर हूँ, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, मुझे पता नहीं क्या शरीर में रिएक्शन हुआ, मैं खड़ा नहीं हो पाया और हाथ और पैरों को जमीन पर टेक कर मैं गेट तक पहुँचा। मैं तो भगवान से यही दुआ करती थी कि मेरा पति वापस आए अपने 2 बच्चियों के पास, और वो वापस आ ही गई। लोग समझ लो ना, हम तो बहुत खुशी हुई कि हमारा लड़का वापस आ गया। अब 7 साल बाद धर्मवीर फिर से अपनों के बीच में बैठा है। परिवार की खुशियों का ठिकाना नहीं है, पूरा गांव उससे मिलने आ रहा है। देहरादून की वो काली रात थी। आर्मी के एम्बेसडर कार से हवलदार धर्मवीर यादव ड्यूटी पर जा रहे थे। अचानक कार एक डिवाइडर से टकराकर पलट जाती है। धर्मवीर याददाश्त खो बैठते हैं और कहीं गुम हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा। परिवार बहुत ढूंढता है, लेकिन राजस्थान के अलवर जिले के भिटेड़ा कस्बे के रहने वाले फौजी धर्मवीर का कोई पता नहीं चलता। देहरादून में कनाट प्लेस एक जगह है जहाँ डिवाइडर स्टार्ट होता है, वहाँ एक टेम्पो टर्न कर रहा था और गाड़ी का बम्पर गाटर को लग गया, जिससे गाड़ी पलट गई और 2-3 पलटियां खा गई।
तब ये वहां से भाग करके जल्दी से न जाने कहां निकल गया, आज तक हमको पता नहीं लगा। धर्मवीर को ढूंढते ढूंढते एक दिन परिवार भी थक जाता है। अपनी याददाश्त खोने के बाद धर्मवीर दर दर भटक रहे थे। अचानक 8 दिन पहले धर्मवीर की बाइक से टक्कर होती है और ये दूसरी टक्कर उसकी याददाश्त लौटा देती है, एकदम फिल्मी स्टाइल में। तुम गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ गई थी, गाड़ी पलटी हो गई थी, उसके बाद पता नहीं चला। उसके बाद से क्या हुआ, कहाँ रहे, कुछ याद नहीं है? नहीं, उसके बाद कुछ याद नहीं। फिर दूसरी बार कब एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ? 7-8 दिन पहले हुआ था बाइक से। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ समय बाद घर की सब याद आया। धर्मवीर 1994 में आर्मी की 66 आर्म्ड कोर में सिपाही के पद पर तैनात हुआ था। फौजी धर्मवीर की उम्र इस वक्त 39 साल है। उनकी 2 बेटियां संगीता 19 साल की है और पुष्पा 17 साल की है। फौजी धर्मवीर की उम्र इस वक्त 49 साल की है। बताया जाता है कि याददाश्त खोने के बाद बीते 7 सालों में धर्मवीर देहरादून, रुड़की और हरिद्वार में भिखारी बनकर घूमता रहा और 8 दिन पहले एक बाइक चालक ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। इसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया और उसकी याददाश्त लौट आई। उसने अपना पता बताया और बाइक वाले ने उसे 500 रुपए देकर दिल्ली की बस में बिठा दिया और धर्मवीर घर लौट आया। अब तक इस तरह की घटनाएं फिल्मों में देखने को मिलती है कि किसी हादसे में याददाश्त चली जाती है और फिर हादसे में याददाश्त वापस आ जाती है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर ये घटना हुई है, अपने आप में चौंकाने वाली बात है। परिवार का कहना है कि उन्होंने काफ़ी तहकीकात कर ली, लेकिन ये याददाश्त जाने का ही मामला है। फिर भी डॉक्टर कह रहे हैं कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। और बात राजधानी के एक बेहद पॉश इलाके की। सिर्फ बिजनेसमैन रहते हैं इस इलाके में। अचानक रात में 5 बदमाश एक साथ एक घर में घुसते हैं और फिर 2 घंटे तक कोहराम मचाते हैं, लूटपाट करते हैं, बिजनेसमैन का मर्डर भी कर देते हैं। देश की राजधानी दिल्ली के सबसे पॉश इलाके यानी डीएलएफ फार्म में एक ऐसी वारदात होती है कि सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आधी रात को यहाँ के फार्म हाउस नंबर 3 में बदमाशों का एक गैंग न सिर्फ लाखों रुपए लूटता है, बल्कि घर में सो रहे एक नौजवान बिजनेसमैन का कत्ल भी कर देता है। 5 बदमाशों का ये गैंग जिस तरह से इस घटना को अंजाम देता है, वो भी बेहद चौंकाने वाला है। छतरपुर के इस फार्म हाउस नंबर 3 में बने अलग अलग ब्लॉक में कई परिवार रहते हैं। इनमें एक किशन गुप्ता का भी परिवार है। बदमाशों का टारगेट गुप्ता परिवार का मकान था, लेकिन ये लुटेरे सीधे फार्म हाउस नंबर 3 में ना घुसकर पहले बगल में बंद पड़े फार्म हाउस नंबर 4 में घुसते हैं। इसके बाद दीवार फांदकर फार्म हाउस नंबर 3 में दाखिल हो जाते हैं। लेकिन बदमाशों को अंदर आते हुए फार्म हाउस के सिक्योरिटी गार्ड भरत देख लेता है। इससे पहले कि गार्ड कुछ हरकत करता, बदमाश उसे पिस्तौल दिखाकर काबू कर लेते हैं और फिर क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देते हैं। हाँ, बैठा था, यहाँ बैठे थे आप? हाँ, कुर्सी घेर के। तो मैंने आवाज़ सुनी तो मैं आया बाहर। मैंने बोला भाई क्या कौन था? तो 3-4 आए, मैं पकड़ा, ले गए वहाँ। एक ने जब एक ने पड़ा, एक ने पिस्टल लगा दी। मतलब एक चौथा पीछे था, उन्होंने रुमाल में लगाया। तो 2 मिनट बाद मुझे कोई पता नहीं। इसके बाद बदमाशों ने रसोई घर की ग्रिल तोड़ी और घर के अंदर दाखिल हो गए। ग्राउंड फ्लोर पर बुजुर्ग किशन गुप्ता और उनकी पत्नी रश्मि गुप्ता सो रही थी। बदमाशों ने इन दोनों को भी क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया और ग्राउंड फ्लोर पर लूटपाट मचानी शुरू कर दी। अब बदमाश फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ उनका सामना किशन गुप्ता के 38 साल के बेटे रोहन गुप्ता से होता है और रोहन की इन बदमाशों से भिड़ंत हो जाती है। लेकिन रोहन का बदमाशों को रोकना जानलेवा साबित होता है। बदमाश रोहन की पीट कर और गला घोंटकर उसकी हत्या कर देते हैं। यही वो किचन है जिसका ग्रिल जो है बदमाशों ने इसको काटा और उसके बाद
इसी ग्रिल की बिरहा पर वो अंदर घुसे हैं इस ग्रिल से, और उसके बाद यहाँ घुसकर उन्होंने लूटपाट की है। और बाकायदा जो ग्राउंड फ्लोर पर जो फैमिली सो रही थी, किशन गुप्ता उनकी वाइफ थी, उनको जो है यहाँ पर क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया। और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर गए हैं जहाँ पर रोहन गुप्ता सो रहे थे, वहाँ पर उनको जो है क्लोरोफॉर्म सुंघाया और उसके बाद स्ट्रगलिंग मार्क्स भी उनकी बॉडी पर देखे गए और उसके बाद उनकी हत्या कर। फर्स्ट फ्लोर पर रोहन का कत्ल हो चुका था और ग्राउंड फ्लोर पर रोहन की मां बेहोशी का नाटक करके अपनी जान बचा रही थी। जी हाँ, रश्मि क्लोरोफॉर्म से बेहोश नहीं हुई थी। I, being a cancer patient, that chloroform was not enough for me and I was awake, but I pretended to sort of, not be in my, to show them that I was awake. इस तरह 5 बदमाशों को कत्ल और लूटपाट करते हुए पूरे 5 घंटे गुजर जाते हैं। रात के करीब 2 बज चुके थे। अचानक पड़ोस में रहने वाले अमन सेठी अपने ड्राइवर के साथ फार्म हाउस पहुंचते हैं। अंदर लाइट जली देखकर वो तुरंत पुलिस को फोन करते हैं। जब तक पुलिस आती, बदमाश फरार हो गए। अभी देखिए, बिकॉज वो लोग 5 लोग यहाँ पे आए, आके इसी फार्म हाउस पे उन्होंने अटैक किया, तो हमें ये शक तो है कि कोई ना कोई लोकल सोर्स है जिसने उनको इंफॉर्मेशन दिया है, उसको हम प्रूव करें। लेकिन 17 किलोमीटर के दायरे में फैले डीएलएफ फार्म में पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू किया और सुबह होने से पहले ही 5 बदमाशों को दबोच लिया गया। रात के अंधेरे में बदमाश इसी फार्म हाउस में दीवार फांदकर घुसे और उसके बाद रोहन गुप्ता की हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंच के 5 बदमाश को इस सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। लेकिन इस पूरे वाकये ने कानून और व्यवस्था पर जरूर सवाल खड़े कर दिए हैं। कैमरामैन प्रवीण विश्वास और पंकज जैन के साथ चिराग गुठी, दिल्ली आज तक। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार धूम 4, 20 मिनट में 1 करोड़ की लूट। देखते रहिए आज तक। ये खबर बिहार के कटिहार की है। आपको दिखाते हैं धूम 4। जी हाँ, 9 बदमाश एक साथ एक सोने की दुकान में पहुंचते हैं। 4 किलो सोना वो बंदूक की नोक पर वहां से लूट कर ले जाते हैं। भरी दोपहरी में एक ज्वेलर्स की दुकान में ये लूट चल रही है। दुकान में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 9 लुटेरे हैं। दुकान के अंदर मालिक और स्टाफ के अलावा ग्राहक भी मौजूद है। लुटेरों के हाथों में पिस्तौल है। गहनों के शोरूम में लुटेरों ने गन पॉइंट पर सबको बंधक बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये सोने चांदी के गहने अपने बैग में भर रहे हैं। पूरे 20 मिनट तक दुकान के अंदर बड़े इत्मीनान से हथियारों की नोक पर ये बदमाश लूट मचाते हैं। उसके बाद हथियार लहराते हुए बाइकों पर फरार हो जाते हैं। लुटेरे करीब 4 किलो सोना लूट कर ले जाते हैं, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। ये चोरी बिहार के कटिहार में होती है। कटिहार के इतिहास में अब तक की ये सबसे बड़ी लूट थी। वो सब खाली बैग लेके आए थे, लैपटॉप वाला बैग, और उस बैग के अंदर में माल भर के और उसके बाद में लहराते हुए आराम से बाइक से भाग गए। 10 जून को हुई कटिहार में ये लूट सबसे बड़ी थी, लिहाजा पुलिस के लिए भी चुनौतियां उससे कम नहीं थी। कटिहार के इन 9 लुटेरों में से पुलिस ने एक लुटेरे को पहचान लिया, जिसका नाम राजेश उर्फ चतुरी चौधरी है। पुलिस इसे बिहार का ही लुटेरा बता रही है। पुलिस ने राजेश की पहचान सीसीटीवी में नजर आए उसके हुलिया और कपड़ों के स्टाइल के आधार पर की है। 9 अपराधियों में से 7 की शिनाख्त कर ली गई है। उन 7 में से एक अपराधी राजेश चौधरी उर्फ चतुरी चौधरी पुलिस ने कल झारखंड से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने राजेश नाम के आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही लूटा हुआ सोना भी बरामद कर लिया जाएगा। विपुल, कटिहार आज तक। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।